सो गाइस, आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो कि एनएचएस में काम करते हैं। वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और उन्होंने यूके आके अपनी जर्नी कैसे कवर करी, कैसे उन्होंने एनएचएस में जॉब ली और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है अब तक का यूके में। आज हम उनसे उनके वर्ड्स में जानेंगे। तो हमारे सामने है बिथा बिथा नायर, उनका पूरा नाम है। तो मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप यूके कैसे आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मेरा नाम विथा नायर, विथा शरद। सो बेसिकली अभी मुझे यूके आए हुए 8 years हो गए हैं। आई ओके। मूव्ड हियर इन 2016 जनवरी में। और आई वर्क एज अ स्पेशलिस्ट नर्स एट द मोमेंट। तो जर्नी मेरा अच्छा रहा, थोड़ा स्ट्रगल के साथ, बट ओवरऑल जैसे विवेक ने पूछा कि कैसे आया यूके में। सो बेसिकली मेरे ख्याल से अभी भी सिस्टम सेम ही है कि एलिजिबिलिटी आपको एक इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसे उस टाइम आईएल्स बोलते थे। अभी तो ओईटी भी शायद इंक्लूड कर दिया है कुछ ओके। सालों से। और स्कोरिंग होता था कि आपको 7.5 स्कोर करना होता था। जब हम लोग आए थे तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे ख्याल से 2000 में पहले फर्स्ट टाइम इंडिया से नर्सेस को रिक्रूट किया था, नर्सेस ओके। और डॉक्टर्स को ओके। यूके में। ओके। और उसके बाद मेरे ख्याल से 2000 और 2002 तक रिक्रूटमेंट चला था ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूके के लिए। उसके बाद एक हॉल्ट आ गया था बीच में, क्योंकि काफी सारे नर्सेस को रिक्रूट कर लिया था और उसके बाद ऐसा कोई क्राइसिस भी नहीं था नर्सेस का। और सडनली 2015 से फिर से काफी क्राइसिस, काफी सारे लोग रिटायर हो गए, तो वापस उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू किया। तो बेसिकली जब हमें रिक्रूट करने आए थे तो 4 मेन एरिया थे, जिसके नॉर्थ में दिल्ली था जहां से रिक्रूटमेंट हो रहा था, मुंबई में एक रिक्रूटमेंट हो रहा था, कोलकाता एंड कोच्चि। इन चारों जगहों में इंटरव्यूज ओपन हुए थे और मैंने बेसिकली दिल्ली में दिया था, कि मैं दिल्ली में ही रहती थी उस टाइम। ओके। और तो आप अपना सीवी देते हो तो उस टाइम एक थर्ड पार्टी था जो ये करता था। मेरे ख्याल से नाम उनका टीटीएम ऐसे कुछ करके एक थर्ड पार्टी था, जो कि आयरलैंड बेस्ड एक रिक्रूटमेंट एजेंसी था। तो हम लोगों ने, हमें कहीं तो पेपर में, मुझे याद भी नहीं कि कैसे मिला था ये, किसी फ्रेंड के थ्रू किसी ने तो बोला कि रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है यूके और आयरलैंड के लिए। तो हमने कहा चलो एक्सपीरियंस है, दे सकते हैं। और उस टाइम एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, तो मैं आईसीयू नर्स थी उस टाइम। सो आई यूज्ड टू वर्क एज आईसीयू नर्स इनिशियली ग्रेजुएशन के बाद। तो शायद 2 या 3 years का कुछ एक्सपीरियंस पूछा था, विच आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज 3 years इन माई नर्सिंग करियर। तो अप्लाई किया और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन। और मेरे ख्याल से ललित में था इंटरव्यू, जो दिल्ली का इंटरव्यू था। और वहां पे यूके से जो, तो जिस ट्रस्ट में, सो उस टाइम ऐसा होता था कि आपको डिफरेंट ट्रस्ट से लोग आके सेलेक्ट करते थे। और मेनली जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते थे, क्योंकि उनके पास उतना फंडिंग था काफी सारे लोगों को रिक्रूट करने का, तो वहां से लोग, जो भी उनकी चीफ नर्सिंग और एचआर पीपल, ये सब आके रिक्रूट करते थे आपको। तो मेरा ट्रस्ट उस टाइम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट था, जो कि बेसिकली नॉर्थ वेस्ट का काफी बड़ा एक ट्रस्ट है। और वहां से काफी सारे लोग आए थे और 4-5 दिन का इंटरव्यू चला था। और काफी सारे लोग, बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे, चंडीगढ़ से, यूपी से, काफी सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया था। और इट्स लाइक अ क्वेश्चन आंसर सेशन। सो आई थिंक इनिशियली देयर वाज अ मल्टीपल चॉइस का एक सेशन था, जहां पे आप पहले क्लियर करोगे और उसके बाद अगर आपने वो क्लियर किया तो नेक्स्ट यू विल गो टू फेस टू फेस या इंटरव्यू सेशन, विच वाज अराउंड 30 minutes आई थिंक। और बेसिकली आप जिस फील्ड में, उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता था। तो सुनने में तो बहुत प्रोसेस सिंपल लग रहा है कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया और मिल गई। और जैसे आपने बोला कि आप ऑलरेडी एक आईसीयू में एज ए नर्स काम कर रहे थे, तो बेसिकली आपने कुछ ग्रेजुएशन करी थी, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किया था, तो कैसे आप यहाँ पे, आपने कोई डिग्री ली थी उससे पहले? उससे पहले तो नर्सिंग का डिग्री था, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नर्सिंग का 4 years का ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद आपका जो भी इंटरेस्ट फील्ड था, तो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आईसीयू। तो मैंने आईसीयू में लिया। काफी सारे मेरे कलीग्स ने पीडियाट्रिक्स और डिफरेंट फील्ड, मिडवेफरी, वहां पे चले गए। और आईसीयू में मैं इनिशियली गंगाराम हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल, काफी सारे लोगों ने सुना होगा, इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वहां पे मैंने कुछ साल किया। और उसके बाद जब ये इंटरव्यू आया तो अप्लाई किया। और उसके बाद जैसा तो मैंने कहा, आपने बीएससी किया था या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में? क्योंकि यूजुअली मेरे को जहां तक याद है कि आई गेस 2012 से पहले वहां पे सिर्फ बीएससी और एमएससी होती थी, बाद में उन्होंने कुछ बीटेक भी निकाला था। तो आपने 4 साल का कोर्स, क्या नाम था उस कोर्स का? बीएससी 4 साल का था। बीएससी नर्सिंग 4 years का। और उसके बाद आप ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो काफी सारे कॉलेजेस है, लाइक आरएके कॉलेज है, अपोलो कॉलेज है, बट ये सारे एफिलिएटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। काफी लाइक मेरे ख्याल से 10-12, अभी तो काफी उससे ज्यादा हो गए होंगे
लाइक स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, बट आपको जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलता है। क्योंकि मैं खुद दीव से पास आउट हूँ, बट मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करी थी, तो मुझे पता है कि हमारे टाइम पे 2012 में पास आउट हुआ था मैं। उससे पहले तक ये 2012 तक था कि बीएससी 3 साल की होती थी। फिर आई गेस 2009 या 10 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आप 4 साल का भी बीएससी बीटेक कर सकते हो। बट हाँ, तो मैंने अभी अपने नॉलेज में, मेरे को नहीं पता था कि 4 साल का भी कोई बीएससी टाइप का कोर्स हो सकता है। ये सिर्फ फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग, जितने भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, इनका 4 इयर्स का होता है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जैसे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब करते हो, लास्ट ईयर आपका हमेशा रिसर्च का होता है। तो 4th ईयर आपका रिसर्च, आप मेनली आप रिसर्च करते हो उसमें। तो सिमिलर टू पीएचडी, पेपर सबमिट करते हैं, मतलब पीएचडी लेवल पे नहीं होता है, बट स्टिल सिमिलर टू दैट। नर्सिंग में फर्स्ट ईयर आप, जैसे मैंने कहा, आपका बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ाते हैं, और जो सेकंड ईयर आप काफी सारा पीडियाट्रिक्स करते हो, थर्ड ईयर में आप मिडवाइफरी करते हो, लाइक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड मिडवाइफरी वाला कोर्स, एंड देन 4th ईयर आपका ऑडिट, रिसर्च, जनरल चीजें, बाकी जितना भी होता है वो सब इन्वॉल्व होता है। तो ये जो कोर्स आपने किया था, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से? तो जो लोग अभी फॉर एग्जांपल दिल्ली के आसपास रहते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है जहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छी खासी है, तो वहां पे वो कोर्स करके अभी भी मतलब ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि 4 साल का कोर्स किया? क्योंकि जितना मुझे पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स करते हो तो इतना कॉस्टली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज से जाके कोई कोर्स करते हो, वो बहुत कॉस्टली होता है। आई गेस करोड़ में या लाख में तो एटलीस्ट जाएगी उसकी फीस। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स यूजुअली बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इजंट इट? मतलब आप बहुत मिनिमम प्राइस में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये मोर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर रहे हो, जैसे कि सफदरजंग है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज है, या उन्हीं का है जो नर्सिंग कॉलेजेस है, वो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आरएके जो है, उनके स्टूडेंट सारे सफदरजंग में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। एक दूसरा है एलएनजेपी, बेसिकली वहां पे लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, उनके जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ये भी जो उनके जो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो ये फाइन आपको कॉस्टली नहीं पड़ता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो। बट प्राइवेट काफी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि नोएडा में एक है फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज है, और अपोलो कॉलेज है, चेन्नई अपोलो है, हैदराबाद अपोलो, दिल्ली अपोलो, ये सब काफी एक्सपेंसिव है। बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। No, they are part of Delhi University. But again, private colleges. So this all university, there is an umbrella term called university. So if you are studying in Delhi, all these colleges has to get registered with Delhi University. Delhi Nursing Council के अंदर आता है ये सारा। और similarly, if you are studying in Mumbai, it will come under Maharashtra Council. जो कर्नाटका से करते हैं, उनका होता है मेरे ख्याल से राजीव गांधी मेडिकल something. So इस तरह से different there's an umbrella term which is there, and then all colleges has to register under that. So they can't give a certificate as per their college कि चलो आपका स्टूडेंट आपके कॉलेज से पास हो गया। एट द एंड हाँ, तो आप अपने कॉलेज में बैठ के नहीं एग्जाम करते हो, आपका फाइनल एग्जाम कहीं और होता है। जैसे कि जैसे अभी पता नहीं चेंज हो गया, लेकिन 10th में और 12th में सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम सेंटर पढ़ते थे, हम जाते थे 10 किलोमीटर दूर। आई नो, अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, बट मेरा एग्जाम किसी और कॉलेज में होगा, और इट विल बी अ जनरल पेपर, लाइक अ सीबीएसई बोर्ड होता है ना, कि एक जनरल पेपर ओपन होगा, सेम टाइम पे ओपन होगा, सबको एक जैसा पेपर मिलेगा, वैसे। तो आपने बोला कि 2016 में आप यहाँ पे आए थे, आपका डायरेक्टली यहाँ से लोग गए थे इंडिया हायर करने के लिए, विच इज काइंड ऑफ वेरी गुड न्यूज और स्ट्रेंज न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज बोल सकते हो कि आज के टाइम पे लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं यूके आने के लिए, और आपके केस में ऐसा था कि ये लोग इंडिया पहुंचे थे लोगों को हायर करने के लिए। तो ये आपने कभी सोचा था कि आप सिर्फ यूके आओगे या इंडिया से बाहर निकलोगे? आपको लगता था कि किसी और कंट्री को भी आपने कंसीडर किया कभी? तो एक्चुअली जब मेरा प्लान कनाडा जाने का था पहले, और मैं काइंड ऑफ प्रोसेस सब शुरू कर रही थी कि जाने। पंजाब से तो नहीं, क्योंकि मोस्टली पंजाब से लोग कनाडा से प्रेफर करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से वो कल्चर ही इस टाइम ऐसा चल रहा था कि आप करो अपना कोर्स और आप या तो यूएस जाओ या यूके आओ, या यूके ओपनिंग नहीं था। तो प्रॉब्लम ये था यूके, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बट यूके और आयरलैंड में, कि आप स्ट्रेट अप्लाई नहीं कर सकते बाय अ थर्ड पार्टी। दे हैव टू, बिकॉज इट्स NHS सिस्टम, इट्स अ पब्लिक सिस्टम, आपको ये लोग हायर करके ले जाए, इट्स ओके, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते चलो मैंने डिग्री ले लिया है, मुझे
मैं अभी किसी यूनिवर्सिटी और किसी के थ्रू अप्लाई करके मैं आ रहा हूँ, तो ये यूके में सिस्टम नहीं था उस टाइम। ओके कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आप अप्लाई करो, आपको पीआर मिल जाता था, हाँ और उसके थ्रू आप जाके आप स्टूडेंट की डायरेक्टली तरह कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी आप किसी भी नर्सिंग होम में कहीं पे थोड़े दिन काम कर लो एंड देन यू कैन गेट इनटू अ हॉस्पिटल। हाँ बट यूके में ये वाला सिस्टम नहीं नहीं था, है आप पीआर के बेसिस पे नहीं आ सकते हो, आपको या तो वर्क वीजा मिलेगा या स्पॉन्सरशिप टाइप कुछ मिलेगा, या फिर ओके यू नो इट हैज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन। ओके। तो ये आपका भी कोई प्लान था कि आपको यूके या कोई कंट्री भी नहीं, डिसाइड तो करी थी जैसे मैं कनाडा के लिए, बता आपका रही थी कि प्रोसेस था? कनाडा का मैं प्रोसेस शुरू करने वाली थी, और उस टाइम कनाडा प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव था, मतलब राइट काफी नहीं बट था, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव था, लाइक 15 लाख तो मिनिमम आप सोच ही लो, क्योंकि ओके यू गो थ्रू अ थर्ड पार्टी ना। सो मैंने उस टाइम अप्लाई किया था वीएफएस ग्लोबल, ओके जो इंडिया में वीएफएस ग्लोबल आई है, नो दे यूज्ड टू हैव लाइक कनाडा ऑस्ट्रेलिया ऑल स्टूडेंट प्रोसेस करते थे वो लोग। तो मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस सब स्टार्ट करने का अच्छा सोच रखा स्टूडेंट था, आप पढ़ने जाने वाले थे? पढ़ने जाने ओके वाले ओके थे, और उसके बाद देन यू कैन चेंज इट टू सम, यू कैन मतलब डू अ जॉब आल्सो हाँ देयर, पार्ट टाइम एक्चुअली जॉब पार्ट टाइम करके एंड जॉब देन भी कर कोर्स सकते कंप्लीट हो, करके हाँ, आप परमानेंट हो कुछ सकते हो परमानेंट राइट। जॉब कर सकते हो। तो ऐसे प्रोसेस में थे, तो उस टाइम यूके का ये ओपन हुआ, एंड देन बेसिकली इट्स जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कुछ देना ही नहीं था यूके प्रोसेस के लिए, इट वाज हाँ कंप्लीटली ऑब्वियसली फ्री। ये लोग आ रहे हैं, इन लोगों ने रिक्रूट किया, बस आपको आईएल्स के लिए पे करना था, और उसमें हाई स्कोर चाहिए था उस राइट टाइम। अभी तो उन्होंने स्कोर काफी ड्रॉप कर दिया है, ओके ओईटी का स्कोर भी, मुझे पता नहीं स्कोर कितना है अभी, बट जब हम लोग आए थे तब 7.5 ओवरऑल चाहिए था, स्पीकिंग और लिसनिंग में मैक्सिमम चाहिए था, ओके स्पीकिंग एंड लिसनिंग वो 7.5, राइट देन राइट राइट रेस्ट ऑल कम भी रहे, बट ओवरऑल 7.5 था। तो बस आपको आईएल्स करना था उस टाइम, और वो भी आईएल्स वाज, देयर वाज अ डिफरेंट आईएल्स एट दैट टाइम, यूकेवीआई, ओके देयर वाज समथिंग कॉल्ड यूकेवीआई आईएल्स। तो ओके वो आईएल्स करके स्कोर आपको सबमिट करना है, उसके बाद ऑल प्रोसेस दे विल टेक केयर, आपको ओके कुछ नहीं करना था, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने थे, दिस कॉल्ड एनएमसी व्हिच इज नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, यूके बेस्ड। Flight ticket, your accommodation, your food, everything was handled by them. So, I guess so it आपको was आप you're dream saving job, like kind of dream job, ना, yes. 15-20, और उस टाइम काफी यूके वाज नॉट इन अ रिसेशन, और इवन देखो आप करेंसी एक्सचेंज रेट भी यूके का बहुत काफी अच्छा था, एंड यू आर स्ट्रेट अवे, यू आर गोइंग एज विद अ जॉब, यू नो, ऐसा नहीं था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हो देन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ऐसा कुछ टेंशन नहीं था। सो व्हाई नॉट, सो काफी सारे लोग फिर 2015 2016 और तब से मेरे ख्याल से काफी सारे लोग आ आए भी चुके हैं, हैं हाँ। करेक्ट आई गेस। हाँ ये तो है। तो आपने ऑलमोस्ट 8 साल यूके में गुजार लिए हैं अब तक, तो आपकी यूके की जर्नी कैसी है? आप मतलब स्टार्टिंग से, अभी हम एट प्रेजेंट मिल्टन कीन्स सिटी में रहते हैं, तो स्टार्टिंग से आप इसमें हो या आपने पूरा यूके घूम लिया है फिर आप मिल्टन कीन्स में आए हो? नहीं, तो जॉब वाइज आई स्टार्टेड, ऐसे मैंने कहा कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, और आई यूज्ड टू वर्क एज आईसीयू नर्स वहां पे, और उसके बाद मैंने शिफ्ट डायबिटीज में किया, बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन डायबिटीज। फिर वहां से देन आई मूव्ड, आई गॉट अनदर लाइक काइंड ऑफ प्रमोशन इन मिल्टन कीन्स, फिर मिल्टन कीन्स तो हॉस्पिटल में। आपने ये जो मिल्टन कीन्स में शिफ्ट हुए, तो आपने मैनचेस्टर से मिल्टन कीन्स आए, तो आपने इंटरनली ऐसे कोई जॉब पोर्टल होता है कि वैसे बहुत सारी एमएनसीज होती है, इसमें इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, उसमें आप अप्लाई करते हो तो आते हो, या आपको प्रमोशन दिया गया और आपको बोला कि नहीं आपको इस लोकेशन पे जाके हैंड ओवर मतलब टेक ओवर करना है? तो ऐसा होता है कि हर ट्रस्ट का ना, जैसे कि मिल्टन कीन्स इज अ ट्रस्ट, आइदर दे आर कनेक्टेड विद अ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जैसे मिल्टन कीन्स, सो व्हेनेवर वी से मिल्टन कीन्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, एक्सक्यूज मी, सो इट विल बी अंडर अ यूनिवर्सिटी, सो मिल्टन कीन्स इज अंडर बकिंगम यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। सम ऑफ द हॉस्पिटल्स लाइक अगर आप देखोगे बेडफोर्ड है, लूटन है, ये they will just say Bedford Hospital और Luton and Dunstable Hospital, तो ये यूनिवर्सिटी से अटैच नहीं होते, बट ज्यादातर हॉस्पिटल्स में एक यूनिवर्सिटी अटैच होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स आके आपके हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। ओके तो ये फर्क होता है। हाँ, तो ये फर्क होता है। और मिल्टन कीन्स में जब, तो इंटर पोर्टल के बारे में आप चेक कर सकते हो, लिंक्डइन में काफी सारे पोर्टल वैसे ही हैं, ग्लासडोर, यहाँ सब आप चेक कर सकते हो, बट अगर जनरली एनएचएस का एक पोर्टल है, ट्रैक जॉब्स करके बोलते हैं उसको। सो ट्रैक जॉब्स में अगर आप देखोगे तो उसमें क्राइटेरिया रहता है कि डिफरेंट क्राइटेरिया है कि आप कौन से टाइप का जॉब देख रहे हो, नर्सिंग जॉब, मेडिकल जॉब, डेंटल जॉब और फिजियोथेरेपी जॉब, यू नो, एडमिन जॉब। तो अगर आप उसमें सेलेक्ट करके डालोगे देन दे विल हैव डिफरेंट हायरार्की। सो एनएचएस में आई डोंट नो आप लोग को पता है कि it starts with a band 1, band 2, band 3, ऐसे करके band 9, हाँ, band 8, band 9 is the maximum, like higher people, CEOs, like not CEO basically but chief people who sits there, they are like 9A 9B, ऐसे bandings होता है इन लोगों का। तो आप बैंड सेलेक्ट कर सकते हो कौन से बैंड में आपको
राइट। लाइक तो यू ये जो आर आपने पोर्टल एलिजिबल। बताया, ये पब्लिक के लिए भी ओपन रहता है या सिर्फ ये इंटरनल पोर्टल नहीं है? नहीं, आप पब्लिक के लिए भी ओपन रहता है, बट मेरे ख्याल से आप जब बनाते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एनएचएस आईडी मांगते हैं। बेसिकली जैसे कि इंटर्न। मेरा, हाँ, इंटरनेट से मेरा मैनचेस्टर में जनरली दे हैव लाइक manchester.nhs. तो आपका, राइट, तो आईडी आपका होना चाहिए। आईडी होना तो बेसिकली चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया में या कोई अपनी कंट्री में बैठ के इस वेबसाइट को यूज करके अप्लाई नहीं कर पाएगा, आई एम नॉट क्योंकि वेरी श्योर, बट बट मेरे कुड ख्याल से भी बन बन सकता सकता है, है। क्योंकि मेरा जो पोर्टल है वो दोनों से बना हुआ है। मेरा पर्सनल जीमेल से भी बना हुआ है और मेरा मैनचेस्टर अकाउंट से भी एक बना हुआ है। तो ओके, अगर जीमेल से बना है तो मेरे ख्याल से लोग ट्राई कर कर सकते सकते हैं। हैं। ओके, या तो जो लोग ट्राई करना हाँ, चाहते हैं एक जो बार ट्राई ट्राई कर कर सकते हैं, सकते डेफिनेटली हैं। दैट्स अ या गुड न्यूज। तो आपने ऑलमोस्ट 8 साल गुजार दिए, अब आपने, आपकी फैमिली भी है, मिल्टन कीज में आप सेटल हो चुकी हो, तो आपको क्या लगता है, कभी आप इंडिया जाते हो, ऑब्वियसली आपने इंडिया में भी मेडिकल सर्विसेज कभी तो यूज करी होंगी, तो क्या लगता है आपको यूके में, आपने इंडिया से काम भी किया है 2 से 3 साल, आईसीयू में यहाँ पे भी काम किया है, क्या डिफरेंस लगता है कि इंडिया के मेडिकल सिस्टम के आईसीयू स्पेशली अगर बोलूं, या यूके के आईसीयू डिपार्टमेंट में, या इन जनरल मेडिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस लगता है आपको? इंडिया में जो मेडिकल सिस्टम है, आई फील इट्स लाइक वेरी ब्रॉड इफ आई से। इंडिया में मेडिकल ना बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ बिजनेस इंडस्ट्री इज देयर इन इंडिया। आपको हर लेवल का मेडिकल सिस्टम मिलेगा। सो समवन हु कांट अफोर्ड, दे कैन गो टू अ जनरल हॉस्पिटल, और या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे हम लोग बोलते हैं, वहां जा सकते हैं। और जिनके पास, पीपल हु कैन अफोर्ड, दे कैन गो टू एनी एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, आई फील आपको वेटिंग टाइम ज्यादा नहीं होगा इफ यू आर गोइंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। व्हेन आई से वेटिंग टाइम, अगर आप इमरजेंसी रूम जा रहे हो एंड देन यू से कि नहीं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, नोबडी विल आर्ग्यू विथ यू सेइंग दैट नहीं ठीक नहीं है। चलो, अगर आप बोल रहे हो कि आपकी डिमांड पे रहेगा, सो डॉक्टर्स विल से चलो ये सारा इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, आपको एक प्राइवेट रूम भी दे देते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स, इफ यू आर रेडी टू पे, देन यू कैन अफोर्ड एनीथिंग, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। बट एनएचएस में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक सिस्टम, और पब्लिक सिस्टम में everyone is there, तो आप, it's such a way, so it's like there's so many people are there, so we have to kind of triage, देखना पड़ता है कि कौन important है। तो यहाँ पे आप, हम सबने सुना होगा कि इमरजेंसी सिस्टम में वेटिंग टाइम इज समटाइम्स 12 to 14 आवर्स। राइट, राइट। और हमने एक्सपीरियंस भी किया, मैंने एक्सपीरियंस किया 12 to 14 आवर्स में बैठी भी हूँ यहाँ पे। तो अगर आप का इमरजेंसी केस नहीं है, सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी आपको ईडी से ही बोल दिया जाएगा कि आप वापस जाओ, इट्स नॉट इमरजेंसी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो कि रियली दे रियली नीड अटेंशन। तो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जाना है, दिखाना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी ऑल ऑल द टाइम कोई आपको देखेगा। तो ये एक मैसिव डिफरेंस है। But at the same time, it's a very good system for people who can't afford, because there is a kind of balance between rich and poor. I feel कि कोई भी आए, सबको केयर मिलेगा, but time is तो बेसिकली सबके लिए इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं कि अगर आपकी सैलरी ज्यादा है या आपके अगर बैंक बैलेंस ज्यादा है तो आपको पैसा देके आप जल्दी ट्रीटमेंट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जो है इक्वल है, डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा। और आपने भी बोला कि जैसे आपने भी खुद एनएचएस सर्विस ली, जहाँ पे आपने 12 से 14 आवर्स आपने वेट किया, तो मेरा क्वेश्चन था कि आप एनएचएस में ऑलरेडी काम करते हो, तो ऐसा नहीं कुछ इंटरनल स्टाफ की कुछ कोटा होता हो या उनको प्रिविलेजेस मिलती हो? जैसे इंडिया में मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अगर आपको उसी कंपनी, उसी डिपार्टमेंट की सर्विस लेनी है, तो आप अपनी सोर्स लगवा के काम जल्दी करा लेते हो। तो ऐसा यूके में एनएचएस में ऐसा नहीं है कि अगर आप एज ए मेंबर हो तो आपकी फैसिलिटी आपको जल्दी मिल जाए या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है, और मैंने पर्सनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि अगेन आपका पोर्टल सेम ही है। तो अगर आप सिक हो तो आपको ईडी के थ्रू ही जाना है। आप स्ट्रेट जाके किसी, अगर इवन आई एम वर्किंग इन अ डायबिटीज और मुझे अगर डायबिटीज होता है, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे स्ट्रेट अवे डायबिटीज की लिस्ट पे डाल दो। आपको ईडी में जाना पड़ेगा, आपको अर्जेंट केयर में जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपने जीपी से बात करके बोलना पड़ेगा कि मुझे रेफर करो इस टीम के लिए। तो आप बाईपास करके नहीं जा सकते। और ये सेम चीज है एंटीबायोटिक्स के लिए भी, जो कि बहुत ज्यादा हमें लगता है, बीइंग अ पेरेंट हम लोग काफी बार बात भी कर चुके इस बारे में, कि आप बाईपास करके नहीं बोल सकते कि चलो बच्चे को एंटीबायोटिक स्ट्रेट अवे दे दो। आपको जाना पड़ेगा किसी के थ्रू। सो आइदर इट विल बी अर्जेंट केयर और ईडी, या तो आप 111 कॉल करो, या फिर आप जीपी के थ्रू। जो नॉर्मल लोगों के लिए वही आपके लिए। आप कहीं पे भी काम करो, इवन डॉक्टर्स के लिए भी सेम है। इवन आप जितने भी हाई पोस्ट पे हो, कुछ भी करो, मेरे ख्याल से वो चेन आप ब्रेक नहीं कर सकते। वो एक पोर्टल है, एक सिस्टम है जो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। आई गेस ये इंडिया में एक डिफरेंट चेन होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन रेलवे सिस्टम की देखें, अगर आप उसमें काम कर रहे हो, अगर आपको टिकट बुक करनी है अपने लिए, फैमिली मेंबर के लिए, तो आई गेस आपका एक सेपरेट कोटा भी होता है। मतलब इट्स नॉट इलीगल वे, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है वैसे। बट एनएचएस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है, चाहे अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, पैसे वाला हो, ना पैसे वाला हो, सबके लिए सेम सिस्टम है।
विच इज काइंड ऑफ गुड और बैड बोथ, क्योंकि आपने इसमें ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी तरीके का, बट अगेन इसमें वेटिंग पीरियड ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से इसका एक रीजन ये भी है कि ये सारा जो है ना, ये सारा फंडिंग रिलेटेड है। तो अगर आप किसी चीज में कहीं से, अगर आप स्ट्रेट कहीं से जंप करके आप जाके बोलते हो नहीं मुझे ये मेडिसिन चाहिए या सर्विस चाहिए, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है आपके लिए। अगर आप जीपी के थ्रू जा रहे हो तो आप अपने एरिया के रजिस्टर्ड जीपी के पास रजिस्टर्ड हो ना, तो वो फंड आप जीपी के थ्रू जा रहे हो, उसका मीन्स आपका फंडिंग आपके एरिया के जीपी के थ्रू आ रहा है। तो ये सारा काफी चीजें ना फंडिंग की से रिलेटेड भी होता है कि क्योंकि ये सारा पब्लिक सिस्टम है, फंडिंग ऊपर से आता है, फंडिंग एक नॉर्मल पोर्टल से आता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो हायरार्की और वो चेन ब्रेक ना करो, और जो भी सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग जाओ। तो बेसिकली जैसे बोल रहे हो कि अगर फंडिंग आती है तो जो हर सोसाइटी, नॉट सोसाइटी बट हर सिटी की फंडिंग जो आती है, लेट्स से काउंसिल की जो फंडिंग आती है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कितनी फंडिंग आ रही है उसके हिसाब से यहाँ की यूनिवर्सिटीज में या जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें फंडिंग जाती है, उसके हिसाब से लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब वो हाउ हॉस्पिटल विल वर्क डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच फंडिंग दे आर गेटिंग, राइट? ये ऐसा यूके में ऐसा सिस्टम है। हाँ, यूके में ऐसा होता है कि हम लोग आईसीबी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड बोलते हैं। सो यूनिवर्सिटीज का अलग फंडिंग होता है, और काउंसिल इज नॉट रिलेटेड टू दिस। काउंसिल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। काउंसिल आपका जो जनरल चीजें देखता है, इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड बेसिकली एनएचएस और मेडिकल सिस्टम देखता है। तो हर एरिया का इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड है, जैसे कि मिल्टन कीन्स का होता है बीएलएम के केयर बोर्ड है, विच इज बेडफोर्ड ल्यूटन एमके, विच इज मिल्टन कीन्स, सो एमके बीएलएम के। तो आप जो भी करते हो आपको बीएलएम के आईसीबी को बताना पड़ता है कि मैं इस चीज का फंडिंग आपसे लेने वाला हूँ इस चीज के लिए। जैसे कि अभी जैसे मैंने मेरे डिपार्टमेंट में डायबिटीज के लिए है, हम लोग अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर हम टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग करते हैं तो मुझे जस्टिफाई करना है कि मैं क्यों ले रही हूँ बीएलएम के, और ये कम्प्लीटली आईसीबी के ऊपर है। सो डिपेंड करता है, हो सकता है कि लाइक लेस्टर आईसीबी और ऑक्सफोर्ड आईसीबी डिफरेंटली फंक्शन करता हो, वो लीनियंटली फंडिंग देता हो। बट अगर हमारा आईसीबी बोलता है कि नहीं आपको फंडिंग नहीं दे सकते, और हमारे पास नहीं है फंडिंग क्योंकि हमें किसी और एरिया में फंडिंग ज्यादा देना है, तो ये टोटली उनके ऊपर है, वो क्या डिसाइड करते हैं। तो फंडिंग आपके आईसीबी के ऊपर डिपेंड करता है, और हर एरिया का एक आईसीबी है। ओके, तो सो डिफरेंट न्यूज है। जैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे एक जैसे होते हैं, अगर हम एम्स को छोड़ दें, अगर आप बाकी हॉस्पिटल देखो तो सब सेम से होते हैं, बट हाँ यूके का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आप 2016 में यहाँ पे आए थे, अगर अब कोई आना चाहता है तो क्या उसका ऑप्शन है, किस तरीके से वो यूके में एनएचएस में जॉब ले सकते हैं, लेट्स से डॉक्टर या नर्स, अगर उनको जॉब लेनी है तो क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है अभी एड तो अभी तो सोशल मीडिया की वजह से एड तो लोग काफी सारे देख ही सकते हैं, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन से हॉस्पिटल्स रिक्रूट कर रहे हैं। उसके बाद जहां तक नर्सेस का है, नर्सेस को दे हैव टू मेक श्योर कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है, उनका जो डिग्री है वो वैलिड हो, एनएमसी रजिस्टर कर सके। सो एनएमसी इज नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल, जो कि यूके और आयरलैंड का, यूके का नॉट आयरलैंड का, यूके का काउंसिल है। तो आपका हम सो बेसिकली कोई भी मेडिकल फील्ड में हो, whether you are a physiotherapist or a dental or a nurse or a doctor, हम सबका एक लाइसेंस नंबर होता है। So you have to work with that लाइसेंस नंबर, और अगर वो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, तो आपका वो लाइसेंस, कभी कभी लाइसेंस कैंसिल भी कर देते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्ट, तो आप नहीं वर्क कर सकते। या अगर आपका बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, देन यू हैव टू प्रूव कि यू आर बैक टू वर्क और यू हैव ऑल द एलिजिबिलिटी टू वर्क। तो ये लाइसेंस तो इंडिया में भी ऐसे होता है कि आपका एक लाइसेंस नंबर होता है, आपने सुना होगा डॉक्टर्स बोलते हैं कि मेरा लाइसेंस नंबर है और लाइसेंस कैंसिल हो गया, ये सब चीजें। तो ये लाइसेंस के लिए आपको एनएमसी का एक उनका वेबसाइट है, एनएमसी के वेबसाइट में चेक करना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है या जो भी आपने कोर्स किया है वो एनएमसी वैलिडेट करता है कि नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि व्हाट एनएमसी आस्क कि आपका 50% कोर्स एटलीस्ट इंग्लिश में होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश में नहीं है, सो दैट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया कि आप नहीं एलिजिबल हो। बट मेरे ख्याल से इंडिया में ज्यादातर कॉलेजेस अब इंग्लिश में ही करते हैं, और इट्स सेम फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो। डॉक्टर्स का मेरे ख्याल से जीएमसी होता है, विच इज जनरल मेडिसिन काउंसिल, और नर्सेस का एनएमसी होता है। और सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक, क्योंकि अगर आपका क्राइटेरिया ही मेट नहीं होता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। Second thing, you have to apply a computerized based test which is CBT, और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यूके का थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू यूएस, बिकॉज यूके में अगेन
nursing is divided. When I say divided, it means adult nursing is different, pediatric is different, mental health is different, Okay. and midwifery is different. Okay. So यूके में जो बड़े नर्सेस हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, वो जब कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वो सिर्फ एडल्ट नर्सिंग करते हैं. Okay. अगर उन्हें पीडियाट्रिक नर्सिंग करना है तो वो सिर्फ पीडियाट्रिक 3 years करते हैं. Okay. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में आप सब कुछ करते हो 4 साल एक में. नर्स सारे काम करेगी. एक सारे काम भी Okay. करेगी और कोर्स भी उनका एक ही होगा. तो Okay. हमारा इंडियन जो स्टडीज है वो यूएस बेस्ड है. Okay. यूएस में भी सेम है. Okay. यूएस में 4 years ग्रेजुएशन करते हो, आप मिडवाइफरी भी करते हो, आप पीडियाट्रिक्स भी करते हो, आप साइकेट्री भी करते हो और आप एडल्ट भी करते हो, चारों Okay. करते हो. बट यूके का डिफरेंट है. यूके Okay. में आप सिर्फ पर्टिकुलर करते हो. अगर किसी को मूव करना है, सो दे हैव टू डू अ ब्रिज कोर्स. दे Okay. हैव टू डू एक्स्ट्रा 1 year ऑफ व्हाटएवर दे Okay. वांट टू. पूरा प्रॉपर कोर्स है, नॉट इवन Proper. सर्टिफिकेशन, No. पूरा You have to प्रॉपर do 1 कोर्स. year, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है. आपको कोई Okay. आइडिया ही नहीं है कि आप पीडियाट्रिक. हम लोग इंडियन नर्सेस या अमेरिकन नर्सेस को कुछ आइडिया होता है कि पीडियाट्रिक्स को कैसे, पीडियाट्रिक किड्स को कैसे मैनेज करना है, साइकेट्रिक पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है. बट यूके में इट्स एंटायरली डिफरेंट, लाइक डिफरेंट स्लॉट है. सो तो दैट्स अनदर थिंग कि आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो. तो अगर आप एडल्ट कर रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप सीबीटी एडल्ट का करो. अगर आप पीडियाट्रिक कर रहे हो तो सीबीटी पीडियाट्रिक्स का करो. तो अगेन दे आस्क यू नो व्हाट आर यू तो ये जो एग्जाम देना होगा वो डिपेंडिंग ऑन किस में आप टारगेट कर रहे हो वो देना पड़ेगा. एरिया में आप टारगेट कर रहे हो. So second thing is that, third is IELTS. So that's English based test. So या तो आप IELTS कर सकते हो या there's something called OET which has been started I think couple of years back. So मैं आई थी तब IELTS था. Okay. OET है. स्कोरिंग मुझे नहीं पता स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है. आई गेस वो लोग वेबसाइट पे चेक कर लेंगे. चेक कर सकते हैं. उसके बाद बेसिकली आपको अप्लाई करना है जिस जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो. Generally you can't do directly, as far as I know. It needs to be either through a third party, Okay. or the NHS trust has to send you an invitation of sponsorship, which is called like COS. Okay. Certificate So, of sponsorship Okay. मिलता है आपको. So if someone is hiring you from that particular trust, वो आपको COS भेजेंगे and then it's easy to वीजा के लिए apply. अप्लाई करोगे. वरना अगर थर्ड पार्टी है then third party will do the whole process, because third party कुछ और नहीं करता है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है. Right. इस तो जैसे आपने बोला कि आपने 3 स्टेप बताए. पहला वो एक वैलिड मतलब प्रैक्टिशनर होना चाहिए मेडिकल फील्ड से. दूसरा उसको एक एग्जाम देना है और तीसरा आइल्स होना चाहिए और उसके बाद वो अप्लाई करेगा. तो बेसिकली पहले जो भी कैंडिडेट है जो कि अप्लाई करने सोच रहा है उसको तीनों चीजें करके रखनी है फिर वो जॉब के लिए ढूंढेगा या पहले वो जॉब देखेगा? पहले अगर जॉब देखे, अगर आपको लगता है कि जॉब अवेलेबल है मार्केट में और कहाँ पे अप्लाई करना है तो इसके बाद भी कर सकते हैं. बट इट्स इजियर कि अगर आपके पास ये तीनों है फिर आप अप्लाई आपने जॉब देखा, एज सुन एज जॉब इज आउट और आप देख रहे हो कि काफी सारे लोग देखते हैं कि मेरे रिलेटिव्स कहाँ रह रहे हैं, इफ आई कैन गेट समथिंग क्लोजर where they are living, or if someone is planning to bring their family with them. कुछ भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन है then it's easier to apply when you have all this. क्योंकि CBT में भी लगता है आपको डेट मिलने में टाइम लगता है, IELTS में भी काफी टाइम लगता है, प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है कुछ लोगों को. सो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा. तो अगर कोई देख रहा है तो बेस्ट है कि अपनी पूरा कोर्स जो मेडिकल का वो कंप्लीट कर ले, सीबीटी का एग्जाम दे दे जो भी उनका टारगेट एरिया है और आइल्स एग्जाम दे दे. ये तीनों कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब के लिए अप्लाई करें तो इजी हो जाएगा उनके लिए जॉब लेना. क्योंकि कभी कभी होता है कि आप देखते हो जब आप सोचते हो अच्छा ठीक है मैं भी प्रिपेयर करने लगता हूँ, उसमें 4-5 महीने निकल जाते हैं, जॉब भी निकल जाती है. हाँ दैट इज ट्रू. हाँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर जॉब डाली है तो मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट है. अब कोई डॉक्टर के लिए 1 साल तो वेट करेगा नहीं, तो उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 1 महीने 2 महीने में आना ही पड़ेगा. तो ये चीज है, अगर कोई देख रहा है, कोई आना चाहता है तो उसके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि उनको कैसे जो प्रोसेस फॉलो करना है, क्या प्रोसेस हो सकता है उनके लिए. Okay. और उसके बाद अगर आपको कॉस्ट मिल जाता है डायरेक्टली ट्रस्ट से या फिर थर्ड पार्टी से भी अगर आपको कॉस्ट मिल जाता है तो, और अगर आप यहाँ पे आ जाते हो ऑल प्रोसेस उसके बाद तो pretty much स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. फिर आप अगर आ जाते हो ट्रस्ट में उसके बाद एक एग्जाम होता है विच इज कॉल्ड ऑस्की. सो ऑस्की इज नथिंग, इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल सेशन. तो आपने जो इंडिया में दिया है या किसी और कंट्री में दिया है वो जस्ट अ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन एंड इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू नो हाउ मच थियोरेटिकल नॉलेज यू हैव. ऑस्की इज अ स्टेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो 8 तो आपको प्रिपेयर करके ये नॉर्थहैम्पटन में होता है टेस्ट. मिल्टन कीन्स के लिए नहीं ओवरऑल यूके पूरे ओवरऑल नॉर्थहैम्पटन में होगा. सो वहां पे आपको जाके ये एग्जाम देना होता है और ये 6 या 8 डिफरेंट स्टेशन होते हैं. हम लोगों ने जब दिया था तब 6 स्टेशन था, अभी शायद 8 स्टेशन. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्दर्न आयरलैंड में रह रहा है उसको भी अगर ये एग्जाम देना तो नॉर्थहैम्पटन ही आना पड़ेगा उसके लिए. ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज़ ओके. सो बेसिकली दे हैव टू डू दिस ऑस्की. तो ये यहाँ पे आने के बाद ही देना. आने के बाद देना. तो इनका प्रिपरेशन भी शायद ये लोग कराते हैं 2 मंथ्स का या 1 मंथ का डिपेंडिंग ऑन ट्रस्ट का. उसके हिसाब से ये लोग देयर इज अ
there is a practice development team which generally help them to do this course. So Okay. और उसकी करने के बाद then you will get your PIN number. उसके बाद कहीं ना कहीं आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो नहीं, अपना। आप जॉब वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो, बट यू विल स्टार्ट एज अ बैंड 4. You Okay. can't be a band 5. So UK में अगर you have to be a band registered nurse, then it will be band 5. ओके, रजिस्टर्ड अगर नर्स नहीं है तो बैंड 4 से Band टेस्ट 4 से, होगा। तो वो जो नई रजिस्टर्ड नर्स नहीं होती वो क्या करते हैं? So वो लोग मेडिसिन नहीं दे सकते. They can't give any drugs, Okay. IV drugs, because it's only RNs who can give registered nurses. और काफी सारी चीजें जैसे कि कुछ documentation और controlled drugs which has all this opioid drugs, ये सब जो होते हैं ये सब सिर्फ RNs दे सकते हैं. ओके, तो बेसिकली आप ड्रग कुछ भी नहीं छू सकते. यू कैन डू अदर थिंग्स, बाकी सारा काम कर सकते हो, बट ड्रग रिलेटेड कुछ भी आप मतलब नहीं कर इवन दो सकते. अगर डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की हुई है, अगर वो हैंड ओवर करना है मतलब पेशेंट को, वो भी नहीं कर सकते? पेशेंट हैंड ओवर टू नेक्स्ट पर्सन, अगर आप शिफ्ट खत्म कर रहे हो, यू मीन? नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज ए पेशेंट एनएचएस में डॉक्टर हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, मैं ऑलरेडी एडमिटेड हूँ, तो ये जो अनरजिस्टर्ड नर्स है, जो बैंड 4 वाली नर्स है, वो दवाई मुझे दे सकती है आपको अंडर सुपरविजन. अंडर सुपर, मतलब वो एक आरएन वहां पे होनी चाहिए. अंडर सुपरविजन किसी आरएन के ऑब्जर्वेशन में वो दे सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट, दे हैवंट गॉट देयर लाइसेंस नंबर. सो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, सो यू आर नॉट ऑथराइज्ड. तो बेसिकली 4 स्टेप हो गए. 3 स्टेप तो इंडिया में कर लिए, फिर वीजा अप्लाई कर दिया. यहाँ आने के बाद जब तक वो ऑस की एग्जाम क्लियर नहीं करते उनको, क्योंकि ऑस की एग्जाम में एक मैंडेटरी स्टेशन होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो अगर आप वो क्लियर करते हो तो उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है कि आप कंप्लीट आरएन हो गए हो. ओके, तो ये अच्छा है देखा जाए तो कि मतलब एक सब कुछ रेगुलेटेड है. ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी दे दिया और फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है. तो सब कुछ सिखाया जाता है. और जैसे आपने बोला कि यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होती है, तो ऐसा नहीं है कि एक नर्स को सब कुछ कराने के लिए बोल दिया गया है. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है कि अगर आपको बच्चों को देखना है तो आपको बच्चों को कैसे देखना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, उनको अच्छे से सिखाया जाता है. स्पेशलाइजेशन दी जाती है हर चीज के लिए. तो विच इज काइंड ऑफ गुड देखा जाए तो अगर आप फॉलो अप करें कि हम आप कभी इंडिया जाते हो, तो अब आपको लगता है कि इंडिया के मेडिकल सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या एनएचएस के मेडिकल सिस्टम में आपने 2008 साल गुजार लिए, तो यहाँ का मेडिकल सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है या नीचे जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से इंडिया, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया का मेडिकल सिस्टम काफी आगे है अभी, क्योंकि और आगे है इन द सेंस सिर्फ पूरा इंडिया का मैं नहीं बोलूंगी कि पूरा इंडिया का मेडिकल सिस्टम आगे, बट डेफिनेटली मेट्रोपॉलिटन सिटीज और जो मेन सिटीज है वहां का काफी आगे. अगेन इट्स अ प्राइवेट सिस्टम, सो जहाँ पे मनी फ्लो आ रहा है वहां पे एजुकेशन ज्यादा हो रहा है, लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, काफी सारा जैसे कि काफी सारे कंपनीज जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स, टू ब्रिंग जो अप टू डेटेड प्रोडक्ट्स हैं. एनएचएस में वो एक प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल एनएचएस का जैसे मैंने कहा, देयर इज अ वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म की सबको केयर मिल रहा है जैसा है. कोई बहुत ज्यादा देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. बट एनएचएस में अगेन अगर कोई ड्रग अप्रूव होना है तो इट नीड्स टू गो कम फ्रॉम देयर. ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल के पर्टिकुलर मिल्टन कीन्स के सीईओ ने बोल दिया चलो ये ड्रग अप्रूव हो गया. ऐसा नहीं हो सकता. इट नीड्स टू गो थ्रू मल्टीपल लेयर ऑफ बोर्ड्स. वहां से अगर अप्रूव होके आएगा तभी ये सारे हॉस्पिटल्स वो ड्रग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एनएचएस इज लाइक अ ब्रॉड अम्ब्रेला विच इज कवरिंग ऑल दिस हॉस्पिटल्स थ्रू आउट यूके. तो वो एक प्रॉब्लम है. तो इवन अगर कोई न्यू ड्रग्स विच इज लाइक वेरी गुड ड्रग और यूएस में बहुत पॉपुलर है, तो इंडिया में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा. और वो शुरू करेंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो करने का, बिग हॉस्पिटल्स वो. और अगेन लेने के लिए भी लोग हैं, right, because people are ready to pay and buy that that kind of medicine. But UK में ऐसा नहीं है. UK में if you have to bring that medicine, you are providing that free to people ना. So you have to think about, it's lot to do with funding in UK. And again people, एनएचएस में हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाता है और हमें सिखाया जाता है. एंड एज यू गो अप ऑन लैडर यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग अबाउट कॉस्ट. कि अगर मैं ये मेडिसिन अपने पेशेंट को दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो इज इट कॉस्ट इफेक्टिव. सो आप यू कांट जस्ट गो एंड से कि ठीक है अगर आपके पास ए बी सी है और तीनों का प्राइस डिफरेंट है बट तीनों का इफेक्ट सेम है, यू विल गो विद द लीस्ट चीप, द चीपर वन, बिकॉज यू हैव टू गो विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन एनएचएस. आई गेस ये इंडिया में डिफरेंस है. इंडिया में ब्रांड के ऊपर जाते हैं कि अगर नहीं यार, ये अगर इवन तो पैरासिटामोल में जो कंपोजिशन है सब कुछ सेम होता है, बट जो अच्छी, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जो अच्छे ब्रांडेड है उनकी पैरासिटामोल प्रेफर करते हैं. इवन तो कुछ डॉक्टर, नॉट सब, बट कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी वही करते हैं कि हाँ इस ब्रांड की दवाई ले लो.
ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, सब कुछ नॉर्मल है, मतलब सब कुछ जनरली है, सबको आपको जो डॉक्टर ने दिया है वो सेम टाइप की दवाई आपको मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल। तो आप अगर आप यहाँ पे भी केयर करोगे, आप ऑक्सफोर्ड भी जाओगे या आप कैम्ब्रिज भी जाओगे, इफ इट्स एनएचएस ट्रस्ट, इफ इट्स नॉट अ प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि है यहाँ पे भी, then there's possibility you will get same medication Right. there. Just because, you know, because approving something is not easy in NHS and it's not one person's decision. You know, it's like multiple board. It's again एक layer के बाद it will go from through pharmacy और pharmacy के बाद किसी और के पास जाएगा. So it will take ages, 2 or 3 years कभी-कभी लग जाता है to get one decision about one medication or one product. Right. So and it's all about cost because it's a free thing which we are giving out there. No? बट अगेन आपने बोला कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं कि मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा है तो मैं यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकता हूँ? अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्जरीज नहीं करते यहाँ पे, सो इट्स ऑल इलेक्टिव थिंग्स व्हाट दे डू. और अगेन इफ इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग सर्जरीज वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं करते हैं. सो यू कैन, आई मीन देयर आर हॉस्पिटल्स व्हिच डू सी सेक्शन डिलीवरीज ये सब करते हैं. यू कैन गो फॉर स्मॉल प्रोसीजर्स, बट बिग प्रोसीजर्स और इफ समवन इज रियली अनवेल और आईसीयू एडमिशन ये सब है तो दे हैव टू कम थ्रू एनएचएस. तो मतलब जो सीवियरिटी है अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो एनएचएस में ही आना पड़ेगा. एनएचएस थ्रू ही आना पड़ेगा. बट प्राइवेट है और काफी सारे लोग प्राइवेट भी सर्जरीज कराते हैं, बट इट्स अ डे केस काइंड ऑफ सर्जरी जो जाके आप करा के वापस में डिस्चार्ज हो जाओ वैसे वाले. एंड देन ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो एनएचएस के अंदर नहीं आते फॉर श्योर. तो ये कैसे वर्क करते हैं? इज इट रियली कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत कॉस्टली है? क्योंकि इन जनरल यूके बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, तो क्या यहाँ का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है? I never worked in a private hospital, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल जितना मैंने सुना है, I've heard it's quite expensive. Yeah, so even doing a procedure, a small to small procedure, the person can end up giving like £1,000 और उससे ज्यादा मिनिमम लगेगा. क्योंकि याद है हम इंडिया में होता है कि आप कोई ट्रीटमेंट कराना है तो लोग यूके या यूएस चले जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए. तो डेफिनेटली जो इंडिया से ट्रीटमेंट कराने आ रहा है जो कि यहाँ का रेजिडेंट नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही आता होगा, एनएचएस में तो नहीं जाता होगा, राइट? या अगर जाता होगा तो वो एनएचएस को पैसे देता होगा. आई डाउट यूके से कोई, इंडिया से कोई यूके सर्जरी कराने या कोई प्रोसीजर कराने आता होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूके में कुछ करा रहे हो तो यू नीड एनएचएस नंबर, राइट? और अगर आप यूके रेसिडेंट नहीं हो तो आपको दैट्स अ बिग प्रोसीजर टू गेट एनएचएस नंबर, बिकॉज यू विल बी अगेन लेबल्ड एज अ someone who's like visiting UK, you know, on a visiting, और visiting का चार्ज काफी ज्यादा लगता है. ओवरसी पेशेंट्स बोलते हैं जनरली उनको, और उनको काफी इवन स्टेइंग फॉर कपल ऑफ डेज कैन एंड अप इनटू 10,000 20,000 व्हिच भी उसके हाफ में इंडिया में सर्जरीज हो जाते हैं. तो काफी सारे, आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड. काफी सारे लोग, आई थिंक दैट वाज अ ओल्ड थिंग जहाँ पे लोग बोलते थे. आई डोंट नो अबाउट यूएस, क्योंकि यूएस इज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, मेडिकल सिस्टम इज लिटिल डिफरेंट देयर, बट आजकल काफी सारे लोग यहाँ से इंडिया जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं. काफी सारे लोग फॉर आईवीएफ प्रोसीजर्स इजिप्ट जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, टर्की जाते हैं, बिकॉज इट्स मोर अफोर्डेबल फॉर देम. तो आईवीएफ जैसे आपने बोला यूके में आईवीएफ एनएचएस में नहीं आता, क्या वो फैसिलिटी नहीं मिलती एनएचएस के थ्रू? मिलता है, बट देयर इज अ मैसिव बिग क्राइटेरिया. I mean, I won't go through the criteria at the moment, but there is a massive क्राइटेरिया. आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, कम से कम किसी लोगों को 3-4 साल वेट करना पड़ता है. एंड अगेन अगर आपको 3 साल वेट करने के बाद जब आप लिस्ट में आते हो उसके बाद भी टोटली डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स. दे विल डिसाइड कि वो क्राइटेरिया में थोड़ा सा भी उन्हें लगता है कि आप नहीं मीट कर रहे हो तो दे कैन कैंसल इट. और आई फील लाइक IVF और ऑल दिस प्रोसीजर्स आर क्वाइट टाइम क्रूशियल, और इफ यू लूज दैट 3-4 years then you are losing lot of time, you know, especially for females. they're like biological time is ticking. So अगर आप वो lose करते हो then it's a waste. So people, if they have some money, they prefer to go to India. तो मैंने बहुत नहीं सुना यहाँ पे, but lot of people go to Greece, lot of people go to Turkey and then get their procedures done. ये टर्की वाला मैंने सुना कि कोई मेरे जान पहचान के थे वो अपनी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी टर्की गए थे, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत टाइम लग रहा था. प्लस आई गेस हेयर ट्रांसप्लांट एनएचएस में कवर नहीं होता, अगर होता होगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसलिए वो टर्की गए थे और वहां पे ट्रीटमेंट कराया था. और उसी में एक न्यूज भी सुनी थी कि कोई अपना कराने के लिए गया था एंड देन बिकॉज ऑफ सम
इरेगुलर और मतलब कहीं गलत जगह चले गए, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए उस सर्जरी के, तो ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है कि लोग यहाँ के रेजिडेंट भी जाते हैं? मेरे ख्याल से फॉलो अप इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप कहीं पे कुछ प्रोसीजर कराते हो, अगर कुछ गलत हो जाता है, जो कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी भी होता है, वेदर इट्स अ हेयर ट्रांसप्लांट और अ डेंटल प्रोसीजर, काफी सारे, क्योंकि डेंटल का भी यहाँ पे बहुत बड़ा क्यू है, और डेंटल के लिए भी लोग दे कांट वेट, इतना पेन सब में कोई वेट नहीं करते, इफ दे गोइंग आउटसाइड, अगर कुछ ठीक से फिक्स नहीं हुआ या दोबारा से कुछ टीके हो गया, देन यू कांट डू फॉलो अप, कौन फ्लाइट लेके वापस जाएगा ना? सो आई थिंक दैट्स द फॉलो अप इज अ प्रॉब्लम। अगर आप इसी यहाँ पे अगर आप कुछ करा रहे हो, यू कैन ऑलवेज वॉक इन एंड यू के यहाँ पे मैंने ये प्रोसीजर कराया था, ये ठीक नहीं हुआ, यू कैन जस्ट को नेक्स्ट ईयर फॉलो अप कर सकते हो। मेरे ख्याल से फॉलो अप एक प्रॉब्लम है, रादर देन प्रोसीजर गेटिंग रॉन्ग। बट अगेन यहाँ पे कॉस्टली, अगर सेम ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल डेंटल का मुझे कराना है यूके में, जो कि मुझे 2000 पाउंड लग जाएंगे, और अगर मैं टर्की जाके कराऊंगा तो शायद 500 या 1000 में भी हो जाएगा। डेफिनेटली, एंड देन ऑब्वियसली उतना पैसा जाके बचा के घूम के भी आ सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं सुनता हूँ कि बहुत लोग डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यूके में, ऑब्वियसली क्योंकि एनएचएस में भी डेंटल कवर नहीं होता, तो लोग प्राइवेट ही कराते पड़ता है। कवर होने से ज्यादा आजकल आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रहा ना। हाँ। सो आप कहीं पे भी क्लिक करके देखो, दिस इज क्लोज्ड, दिस डेंटल प्रैक्टिस इज नॉट टेकिंग एनी न्यू पेशेंट अनलेस इट्स अ ट्रांसफर पेशेंट करके वो लोग ज्यादातर यही बोलते हैं। मतलब अगर आप न्यू आए हो यूके में, या आपने पहले से अपना डेंटल रजिस्टर नहीं कराया है, तो आप किसी भी सर्विस में, व्हेन आप साइट में देखोगे, तो अगर आप डेंटल में जाओगे एंड यू कैन पुट योर पोस्ट कोड, तो आप आपकी एरिया के सारे डेंटल प्रैक्टिसेस आ जाते हैं, और अगर उसमें लिखा है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी न्यू पर्सन, व्हिच मींस यू कांट पुट योर नेम देयर ओनली। और कुछ कुछ डेंटल प्रैक्टिस में ये बोलते हैं कि टेकिंग पेशेंट्स फ्रॉम अनदर डेंटल सर्विस, मींस अगर आप किसी कहीं और मैनचेस्टर में रजिस्टर्ड हो, या किसी और कंट्री के किसी और एरिया में रजिस्टर्ड हो, बट आप मूव हो गए हो मिल्टन कीन्स में, तो आपका सर्विस ट्रांसफर हो सकता है, नया पेशेंट नया नहीं ले रहे हैं, और वो डेंटल क्राइसिस काफी सालों से चल रहा है। तो ये तो हो गई चलो यूके की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। तो कभी आपको लगता है कि अब इंडिया में भी बहुत से लोग, जैसे आप यहाँ पे आए, तो इज इट गुड कि हम इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया में सारे रिसोर्सेज लेते हैं, एंड देन इंडिया छोड़ के बाहर आ जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जैसे मैं भी और आप भी, हम सब बहुत सारे लोग, हमने इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी, एंड देन जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम इंडिया छोड़ के यूके आ गए। तो और स्पेशली अगर मैं डॉक्टर फील्ड से बोलूं, या लेट्स से एक एजुकेशन बैकग्राउंड, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ये दो ऐसे फील्ड है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, मतलब दे आर लाइक टॉप नॉच नोबल प्रोफेशन में होते हैं, अपनी कंट्री में पढ़ते हैं, बट जब एक्चुअल काम करने की बारी आती है तो हम बाहर आ जाते हैं। तो हाउ इज इट गुड? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, एंड देन वहां पे नॉट डिस्क्रिमिनेशन, बट अगेन वहां पे बहुत सारे आपको रिसोर्स लगवाने पड़ते हैं। इस अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारे आपको ब्राइबिंग भी कुछ जगह होती है, तो ये भी फैक्टर होता है कि लोग, इसलिए लोग इंडिया छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आई थिंक जब हम लोग आए थे, आई वुड से दैट्स 8 years बैक, दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया, इट वाज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया। आज का इंडिया मेरे ख्याल से थोड़ा सा बदल गया है। ऑफ कोर्स जब हम लोग निकले थे उस टाइम एक्सचेंज रेट काफी डिफरेंट था यहाँ का, आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज 115 एट वन पॉइंट, आई गेस मैंने तो देखा भी नहीं हो। 115 वाज लाइक व्हाटएवर यू अर्न सो मच, एंड यू आर लाइक सो हैप्पी, ओ माय गॉड। और उस टाइम इतना ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं था यहाँ पे, यू यूज्ड टू गेट थिंग्स फॉर वेरी डिसेंट प्राइस, तो आपको लगता था कि आपका मैसिव चंक सेव हो रहा है। बट तो वो उस टाइम का ऐसा था, और वो जो भी लोग जाते थे, और उस टाइम ऐसा भी था कि लोगों को people used to think कि हाँ चलो, you finish your graduation, the top countries are Australia, Canada, US का process तब अब भी it's like a massive process, that's why not much people go to US, because it's a long time process. और यूके इजी प्रोसेस रहता था, आप आते भी थे, इतना करेंसी भी इतना अच्छा था, तो एवरीबॉडी लाइक चलो क्यों नहीं, नो व्हाई नॉट हैव अ गुड लाइफस्टाइल, एंड देन यू गो आउट, यू सी थिंग्स इन मूवी, यूरोप घूमने का, एंड दैट्स वन ऑफ द पॉइंट फॉर यूके। आई थिंक मेरा तो यही था कि चलो यूरोप भी घूम लेंगे, इट्स लाइक इन द मिडिल ऑफ एवरीथिंग, कहीं पे भी आप आ जा सकते हो। बट आई थिंक नाउ इट इज इंडिया हैज चेंज कम्प्लीटली, इवन सैलरी फॉर पीपल, मेडिकल पीपल इज क्वाइट हाई। और पहले ये था कि चलो आपको एक्सपोजर, इवन समवन हु इज लाइक हु वांट टू लर्न क्वाइट अ लॉट, हु इज लाइक हैज दैट क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग अबाउट थिंग्स, उनके लिए था कि चलो वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है, काफी सारा लर्निंग कर्व मिलेगा। बट आजकल तो इंडिया में भी
technology is much better than UK, many of UK. not overall with UK. There are many places in UK which is Hmm. much better, and in Oxford, Cambridge, you can't compare. They are at other level. You know, Okay. they research everything is other level. Hmm. But as I said, in some places of UK, still you have that glitch because of NHS, because NHS has to keep everything same Right, everywhere. right. बट इंडिया में आप देखो कुछ हॉस्पिटल्स आर वेरी दे आर फार अहेड, लाइक वो एक ट्रांसप्लांट नॉट करने में हॉस्पिटल, लाइक टेक्नो पार्क टाइप, टेक्नो, लग पार्क हाँ टाइप। लाइक काफी सारे अपोलो हॉस्पिटल है, इवन बैंगलोर में भी इतने सारे हॉस्पिटल्स है टेक्नो, दे आर डूइंग रोबोटिक सर्जरी। तो राइट, यहाँ पे भी राइट। काफी सारी जगहों पे हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। बट मेरे ख्याल से वो मैसिव डिफरेंस जो था इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज का, वो थोड़ा थोड़ा कम होता आ रहा है। सो पीपल डोंट फील लाइक कि अभी कॉन्फ्रेंसेस भी इतने सारे होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं, यूके में भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ लंदन में अटेंड किया था, काफी सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान से आए थे टू अटेंड कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप मिस कर रहे हो कुछ, और Right. यू नो सो तो जो दो रीजन थे कि एक पैसा कि एक्सचेंज रेट ज्यादा था कि अब हम्म। यहाँ पे आके इन्फ्लेशन कम था, पैसा कमा के अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते थे, वो ऑब्वियसली जब इंडिया में सैलरी बढ़ रही है तो वो खत्म हो गया। एंड देन एक्सपोजर की जब बात की आपने कि यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी है, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, सिंस इंडिया में भी टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो ये दोनों चीजें अब कवर हो रही है। तो इंडिया में लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंडिया में ही रह रहे हैं, अनटिल कोई उनका पर्सनल रीजन नहीं हो, वो लोग इंडिया में ही स्टे कर रहे हैं। स्टेइंग विद योर फैमिली, तो वो भी I guess that's a blessing, isn't it? That's a Yeah. big thing कि आप क्यों फैमिली को छोड़ के आओगे ना, आप अपने कल्चर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई इंडिया से यूके आना चाहता है, जैसे ये अगर ये दो चीजें फैक्टर नहीं है, पैसा और नई टेक्नोलॉजी अगर फैक्टर नहीं है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से रहता है, वहां पे अभी जॉब कर रहा है ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से, तो क्या उसको अगर यूके आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्या एक पॉइंट होना चाहिए कि इसकी वजह से यूके आना चाहिए? आई थिंक सबका अपना अपना रीजन होता है ना, अनलेस दे हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन। अगर किसी कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे यू नो आई वांट टू हैव बिट मोर एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कल्चर, यू नो आई वांट टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मल्टीकल्चरल, यू नो डाइवर्सिटी करना चाहिए, तो इट्स अ डिफरेंट रीजन। और अगर कोई कुछ काफी से लोग ट्रैवल के लिए करते हैं कि चलो यू नो लेट्स कम हियर एंड देन वी कैन एक्सप्लोर होल यूरोप, वो सब कर सकते हैं। बट अगेन काफी सारे लोग नॉलेज पर्पज से, अगर somebody want to apply to Oxford or Cambridge, you know, I mean definitely there are a lot of research going on, there are a lot of different technology they use, you know, so they can learn differently from there. But I think overall जो massive gap था वो मेरे ख्याल से इतना है नहीं अभी। I mean this is my perspective, I don't know, people might have different perspective in India. But yeah, this is my, because when I came I had a different thought process, और अभी जो मेरा thought process है about India and UK और Australia और Canada has entirely changed now. So अभी हम लोग वापस भी जाते हैं, हम भी बीमार होते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, we are like you know just walk in and you get all treatment there. But यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, you wait for 14-15 hours which kind of frustrating and it pinches you and you like हम लोग इंडिया में होते तो ये फेस नहीं करना पड़ता हमें। So it has both pros and cons, बहुत जगह है। तो आपने एक बात बोली कि वर्क कल्चर, तो आप एज ए फैमिली रहते हो, अपने आपकी बेटी भी यहाँ पे है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो यहाँ पे? जैसे इंडिया में डॉक्टर की आई गेस अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आपको कभी भी बुला लिया जाता है, कभी भी आपको शिफ्ट दे दी जाती है। मतलब इज इट हेक्टिक हियर और इज इट बेटर देन इंडिया और वर्स देन इंडिया वर्क कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? In that term, I would say NHS is, we are blessed, you know, it's a very good work culture in UK. यहाँ पे इंडिया जितना स्ट्रेस नहीं है, you know, I mean NHS में स्पेशली स्ट्रेस है because it's NHS और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्टाफ कम है, यू नो पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, कोविड के बाद सिनेरियो सब बदल ही गया, चेंज, यू नो सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन नाउ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बट अगेन आई थिंक नो वन कैन पुश यू आफ्टर योर वर्क टाइम। अगर आपका वर्क टाइम 5 o'clock फिनिश होता है, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आपको रुकना ही है। अगर रुकना है तो आप रुक सकते हो, या ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको रुकना पड़ रहा है, देन इट्स ओके, बट देयर इज ऑलवेज अ वे वेयर योर मैनेजर विल कंपनसेट फॉर इट, यू नो, यू विल बी आइदर पेड एज अ ओवरटाइम और सम अदर टाइम दे विल से इट्स अ ओवरटाइम यू हैव डन ऑन दैट डे, टेक इट एज अ ओवरटाइम। एटलीस्ट मेरे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वांटेड टू स्टे बैक, आई वांट टू फिनिश माय वर्क, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट इंडिया में आई स्टिल रिमेंबर पीपल just
they won't even ask you, they kind of expect you to do those things, you know, Right. like they expect you to कि नहीं तुम्हें रुकना ही है, extra 1 hour तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, तुम्हें मतलब रुकना तुम रुक ही रहे थे। हाँ, and I still remember one incident when I was a student. I used to work in one of ward, like a maternity ward था, और कुछ तो हुआ था रात को, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, like I didn't, कुछ तो मैंने ऑब्जर्वेशन प्रॉपर लिखा नहीं, या कुछ ठीक से नहीं लिखा, मे बी बिकॉज आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, सो आई वाज, और नाइट शिफ्ट था, नाइट के बाद जाके मैं सो रही थी, एंड आई बीन कॉल्ड इन मिडिल ऑफ नाइट, क्योंकि कंसल्टेंट वाजंट हैप्पी विद दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड शी वाज सो पिस्ड ऑफ, एंड शी कॉल्ड मी, एंड देन काइंड ऑफ, यू नो, इंडिया में आई डोंट नो, मे बी थिंग्स हैज चेंज्ड, बट उस टाइम तो इट्स काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल टू humiliate student, a student, you know, a student, scold student, humiliate student, or you know, so I mean, there's no people don't feel bad कि चलो नाइट करके गए, पूरे रात सोए नहीं है, एंड देन ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में आप नाइट करके जाके आप जाके सो रहे हो, यू हैव क्लासेस आफ्टर दैट, यू हैव अदर थिंग्स टू डू, राइट, क्योंकि अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो अपना बाकी चीज मैनेज करते हैं, थे, बट अगेन यू हैव लाइक, आप 2-3 घंटे ही सोते हो, 12 o'clock 11 o'clock आपकी क्लासेस फिर शुरू हो जाते हैं, सो यू आर सपोज्ड टू गो बैक फॉर क्लासेस, और फिर वापस आफ्टर इवनिंग बैक क्लास यू गो बैक एंड स्लीप, बट इट्स नॉट लाइक यू आर स्लीपिंग होल डे कि नाइट के बाद आप आराम से जाके सो रहे हो, फिर नाइट में वापस जा रहे हो, हाँ, इट्स जस्ट लाइक 2-3 hours, सो पीपल डोंट इवन फील बैड कि चलो मैं इसको नींद में से उठा रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, दैट्स वेरी गुड, यू नो, अगर कुछ होता है, ऐसा कुछ गलती भी हो जाता है, यू ऑलवेज गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो स्टूडेंट्स हैं, यू नो, नहीं आता, इवन फॉर, आई थिंक फॉर ट्रेन्ड पीपल आल्सो, यू ऑलवेज एक्सेप्ट ह्यूमन एरर, यू नो, यू आर बिट मोर लीनिएंट टुवर्ड्स, ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग एरर नहीं, कोई रोबोट नहीं है, राइट, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, मे बी दे आर नॉट इन राइट मेंटल फ्रेम, मे बी दे आर स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ समथिंग, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एंड पीपल ऑलवेज एक्नॉलेज दैट, सो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, और वो like work balance के लिए भी that's one of the good thing कि people never force you कि आपको रुकना है, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, yes, if you have a target you have to show results, but nobody will push you or, you know, do a lot of politics behind that, so that's one thing from my experience I would say. So I guess जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, जो कोई यूके आने का प्लान कर रहा है, अगर उसके दिमाग में पैसा नहीं है और कुछ नया सीखने का वो नहीं है, बट अगर उसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और अच्छा एक रिस्पेक्ट चाहिए अपने वर्क कल्चर में, तो आई गेस दे कैन कंसीडर यूके, मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, राइट, एज ए ह्यूमन बीइंग आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपको रात के 2 बजे बुला कर देन आपको बताया गया कि आपने गलत किया है, कि दे कुड हैव डन, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन एरर थी, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू नहीं था, दे कुड हैव डन इन मॉर्निंग, या आपको बता सकते थे, तो वो सिचुएशन, तो कभी आपको यूके में ऐसा फेस हुआ है कि कोई, लेट्स से डेफिनेटली इंडिया में हुआ होगा कि कोई एग्रेसिव पेशेंट आ गया कि भाई आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कभी यूके में ऐसा फेस हुआ कि कोई एग्रेसिव पेशेंट आ गया हो जहां पे उसने बोल दिया हो कि नहीं तुमने किया, तुम्हारी गलती है, ऐसा कभी कुछ हुआ या सुना आपने कहीं सर्कल में ऐसा कुछ हुआ? Every day I think with my current, because I run one of the surveys and I'm like whole responsible for one particular surveys, I get a lot of nasty emails sometimes, you know, कभी लोग बोलते हैं, you know, कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था, but that's part of job I think, and I mean so generally there is a way of dealing with it, so अगर ऐसा कोई, but again people don't, काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे लोग आके आपके मुंह पे शाउट करके चले जाते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और इंडिया में लोग थोड़े से एग्रेसिव हो भी जाते हैं, यहाँ पे लोग फिजिकल अब्यूज भी ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूज में सुना होगा कि कुछ में हो गया, हॉस्पिटल में जाके तोड़फोड़ कर दिया, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे वहां तक पहुंचने का आपको मौका नहीं दिया जाता बेसिकली, इससे पहले, सो अगर आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं हो रही, यहाँ पे सिक्योरिटीज होते हैं, आपको सिक्योरिटीज आप बुला सकते हो सिक्योरिटीज को, and then you will put that person under you know continuous monitoring. दूसरा चीज, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो कि आपसे काफी बदतमीजी से बात कर रहा है या बात कर सकता है, you can always say that, you know, I'm not happy to talk further with you and then I'm stopping, because so generally आपने देखा होगा NHS में अगर आप वॉक करते हो, काफी सारे हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, राइट, आई गेस नॉट इवन हॉस्पिटल, आई गेस किसी कैफे में भी जाओगे, कहीं पे भी जाते हो, which means if they are crossing the boundary, you can't misbehave with person, you can always say that no, I'm not taking this further, I'm stopping my care here. तो ऐसा काफी बार हुआ है कि जहाँ पे मैंने भी ईमेल किया है सीनियर्स को और मैंने बोला I'm not
gonna look after this Okay. patient due to this particular reason, और ये वजह से, and then they can always go and they can give complaint. PALS करके है जो यहाँ पे वो लोग अपना complaint कर सकते हैं, and then PALS can come back to us and they say आपने ऐसा क्यों किया, and then they kind of investigate the whole thing. But luckily अभी तक मेरे साथ situation कभी बुरा नहीं हुआ है. Even I have to tell, so generally you tell the patient, I would say people who are coming here or who are already working, it's very important that you should have a firm position. You should stand firm in terms of when things like this come forward. कि आपको अपना stand लेना चाहिए एक रैशनल के साथ. Of course you should have a rational why you're standing for it. आप ऐसे नहीं बोल सकते. Suppose you're busy and you haven't given something, you should say that because I was busy. तो उस केस में क्या होता है, सपोज आपने बना कर दिया कि नहीं मैं इस पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकती, उस केस में आपका रिप्लेसमेंट कोई और आ जाता है या उसको मना कर दे कि नहीं अब आप जाओ, कोई रिप्लेसमेंट हो सकते बिकॉज दे आर कमिंग हियर फॉर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और तो ट्रीटमेंट मिलेगा बट मे बी पर्सन विल बी डिफरेंट. और अगर ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे पर्सन डिफरेंट हो ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल इन वन पर्सन हु रन्स द होल सर्विस, देन इन दैट केस just maybe a bit more communication, maybe we'll sit and we'll just kind of explore what's going wrong. Most of the time 99% it's not me or it's not the service, it's some background issue which is going on, or the situation is different, or just they are looking for one opportunity जहाँ पे सब कुछ बाहर आ जाता है. And when you sit with them and when you talk to them, generally patients बोलते हैं कि if you listen to them, they come up and they say कि I'm really sorry for that day, ये था घर पे ये हो रहा था, I'm stressed because of work, I'm stressed because of this diagnosis. So most of the time 99% as I said, what I have experienced, they come up with some very rational reason. But again काफी सारे लोगों को मैंने देखा है जहाँ पे वार्ड में लोग शाउट करते हैं और they get bit abusive. बट आई गेस ये डिफरेंस है, कैसे बोलते हैं ना, तभी हम बोलो कि डॉक्टर एंड टीचर का एक बहुत नोबल प्रोफेशन है कि अगर आपको नहीं भी करना बट फिर भी आप कर रहे हो, कि आपको पता है कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, क्योंकि पेशेंट की लाइफ की बात है. एंड देन जैसे बोला कि अगर बाद उस टाइम को सिचुएशन हुई बट उसके बाद भी वो पेशेंट जब आप दोनों बैठे तो आपने कम्युनिकेशन किया, बट वो चीज क्योंकि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो कि आई गेस इंडिया में समहाउ अभी भी मिसिंग है कि ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, अगर बंदा छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन, इंडिया में रिस्पेक्ट मिलती है. इंडिया में प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जनरली ज्यादातर हमने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने पे किया है. हाँ, ये एक आता है मैंने पे किया, सो पीपल थिंक कि मैंने जब पे किया तो मुझे ये सर्विस मिलना चाहिए और आप सब मेरे गुलाम हो. Or they don't respect that profession, so it doesn't matter whether it's a doctor or is it a nurse or is it a housekeeping or whatever, whoever from higher to top, bottom, it's very important कि वो अपना काम ही कर रहे हैं, तो you should not show off that पैसे का thing. So I think that's one thing what I have seen in India कि हमने पे किया है, तो बुलाओ अपने मैनेजर को. It's like a common dialogue in India. I guess yes, अपने मैनेजर को बुलाओ अपने मैनेजर को. मैनेजर आके कुछ खास करने नहीं वाले, बट बुलाओ अपने मैनेजर सॉरी बोल देगा, बट एल्स they can do obviously. But again that's one kind of culture जहाँ पे आप so again it's a different world in India क्योंकि everything is paid. आप पेशेंट्स को या रिलेटिव्स को ज्यादा अनॉय भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका कस्टमर जा रहा है ना. Customer, it's not even a patient, it's a customer there. और एक तो दूसरा कल्चर है कि सब कुछ मीडिया में, people threaten to put it in media, कि हम सोशल मीडिया में डाल देंगे, हम मीडिया में डाल देंगे, हम इनको बुला लेंगे. तो वो भी हॉस्पिटल का रहता है कि हमारे क्लाइंट्स जा रहे हैं, हमारा रेपुटेशन चला जाएगा. सो एवरीबडी इजीली से सॉरी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे we do say sorry, but at the same time we try to explain them कि this is not the situation. We'll say sorry कि आपको बुरा लग रहा है, आपको वेट करना पड़ रहा है, but we can't help. मेरे पास और लोग हैं, मैं आराम से बैठ के कॉफी पी के आपका वेट नहीं करा रही हूँ. That's the situation why you are here. तो आई गेस अगर हम बात करें कि अगर आपको कभी मौका लगे कि इंडिया जाना पड़े, मतलब इंडिया जाना हो, लेट्स से कि ऑब्वियसली अगर मनी पर्सपेक्टिव की बात करें या फैमिली पर्सपेक्टिव की बात करें कि अगर आपको मौका लगे कि इंडिया में जाके वर्क करना है, तो क्या आप सोचोगे उस बारे में कभी? ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस, हमने पैसा डिस्कस कर लिया, हमने वर्क लाइफ बैलेंस, हमने म्यूचुअल ह्यूमन रिस्पेक्ट डिस्कस कर ली. आप सब चीजों को कंसिडर करके कि आप आ चुके ऑलरेडी, अब आपके यहाँ पे सेटलमेंट एक तरीके का हो चुका है, बट अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले, लेट्स से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे होगा, तब आप जाना पसंद करोगे इंडिया में? अगर ऐसा कोई opportunity आता है which will excite me or kind of role, very like really good opportunity जहाँ पे मुझे लगे कि no, this is something which I really want to do, why not?
And of course, I mean, I think many of us will accept this fact कि money matters, you know. So if there's a good opportunity with decent amount of money, and of course we'll see where family is, you know, is it like kind of fitting in properly with all other things, then yes. So do you think लोग क्या करते हैं जो मेडिकल फील्ड में यहाँ पे आते हैं, वो जाते हैं इंडिया वापस कुछ टाइम यहाँ पे काम करने के बाद, या लोग यहीं रह जाते हैं यूजुअली? मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड वाले तो सारे यहीं पे रह जाते हैं, जो यहाँ पे है वो यहीं पे रह जाते हैं ज्यादातर। ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है, अनलेस क्योंकि इंडिया में भी ना ऐसा है कि अगर आप कोई डॉक्टर हो या नर्सेस भी हैं, आपको ना एक अपना, इट्स लाइक यू हैव टू मेक अ क्लाइंट बेस देयर, यू नो। सो डॉक्टर्स भी काफी साल रहने के बाद उनका नाम बनता है, उनका रेपुटेशन बनता है, देन लोगों को पता चलता है कि ये सर्जन है, ये सर्जन अच्छा सर्जन का सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। सो इट बिल्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो। यहाँ से अगर कोई चला भी जाएगा, आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन वो ट्रस्ट बेस बनता है कि नहीं। सो इसलिए ज्यादातर कंसल्टेंट्स यहीं पे रुक जाते हैं, यू नो, अनलेस आई मीन आई हैव सीन कंसल्टेंट्स हु मूव बैक, बट ऐसा वो कंप्लीटली मूव बैक नहीं हुए, दे जस्ट, यू नो, कम एंड गो, कुछ साल यहाँ, कुछ महीने यहाँ रहते हैं, कुछ महीने वापस यूएस आते हैं, बट दे हैव, मेनी ऑफ देम हैज डन लाइक हैव बिल्ट अ हॉस्पिटल देयर, invested in multi-speciality hospital there. So they say like, oh, this hospital belong to this doctor who's like a top surgeon in UK. Top surgeon in Again, US. it's a brand. It's a brand because UK का brand है. US based top surgeon who does, or UK based top surgeon who does robotic, or who works with Oxford, or who works, it's all brand, you know. और वो आके अपना multi-speciality खोल रहे हैं. Even वो आगे कुछ करने नहीं वाले. But we don't know. करते भी होंगे, we don't know. But then at the end, it's like it's a big name, right? Because it brings a lot of experience and knowledge, and it's like kind of mixing up that knowledge from here to there. So लोग, काफी सारे लोग वो भी करते हैं, but I think कोई वहां जाके completely यहाँ से छोड़ के वहां जाके शिफ्ट नहीं होता। मैंने देखा नहीं। मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो सब 15-20 साल से यहीं से काम। ओके, तो इन केस आई गेस कोई भी अगर यहाँ पे आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पिरेशन अगर आपसे लेगा, तो डेफिनेटली जो अगर सेटलमेंट का प्लान सोच रहा है, मेडिकल फील्ड से आने का, सेटल हो ही जाएगा इवेंचुअली। Hopefully, I mean, it depends how, what is the condition of this country in coming few years, you know. I guess वो तो हम सबके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी डायनेमिक चेंज हो चुके हैं यहाँ पे, जॉब मार्केट डिफरेंट है, लेकिन लोग बोलते हैं एनएचएस में हमेशा अंडर स्टाफ है, अभी एट प्रेजेंट अंडर स्टाफ है, ये सबको पता है, ग्लोबल फैक्ट है। एंड अभी न्यूज में भी आया था कि इंडिया से बहुत 2000 डॉक्टर्स या नर्सेज की हायरिंग होने वाली है। मे बी शायद सेम प्रोसेस होगा कि यहाँ के जो थर्ड पार्टी होगी, एनएचएस डायरेक्टली इंडिया जाएंगे और वहां से हायरिंग करेंगे। तो अगर वो लोग जो इंडिया से यूके आना चाहते हैं, वो अगेन एनएचएस को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, वो 2000 जो जॉब्स निकलने वाली है उनको अप्रोच करने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, बट अगर यू नो, इफ पीपल आर वाचिंग, व्हेन दे विल वॉच दिस वीडियो, जस्ट ट्राई दिस साइट व्हिच इज कॉल्ड ट्रैक जॉब्स। अगर ओपन होता है, देन इफ इट एक्सेप्ट द जेनेरिक ईमेल आईडी, यू नो, क्रिएट योर ईमेल आईडी and then put what post you are looking for. अगर वो एलिजिबिलिटी, क्योंकि जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो बताता है कि ये पोस्ट है, और उसके नीचे एक मैसिव जॉब डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो यू कैन रीड दैट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सनल स्पेसिफिकेशन, और अगर वो मीट होता है आपके सर्टिफिकेशन और लिस्ट के अकॉर्डिंग, देन just give a try. But again, मेरे ख्याल से उसके नीचे एक disclaimer लिखा रहता है, some trusts say that we don't do any sponsorship, you know, we don't do any visa process, so make sure you already have a visa, you know. So ऐसे काफी सारे trusts, so make sure that whatever you are doing, have a good read, you know, just don't click on button and easy apply नहीं करना, because most of the time all this job process application is like a massive application and massive list, so you have to make sure that people read properly each and everything, क्योंकि काफी माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जो कभी कभी मिस कर जाते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स। आई गेस वी कैन काउंट ऑन दिस ऑन मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनको इतना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आदत हो जाती है पढ़ने की, वो पढ़ ही लेंगे। आई नो, या। तो अगेन आपने एक साइट बोली ट्रैक जॉब वाली, इसके अलावा एक और साइट है एनएचएस जॉब की, राइट? वो पब्लिकली ओपन होती है, उसपे कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैंने खुद भी देखा है कि उसमें बहुत सारी जॉब्स होती है विद स्पॉन्सरशिप, तो उसको भी यूज करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। बट अगेन जैसे आपने बोला कि जो 3 स्टेप है, आपका जो डॉक्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका जो सीबीटी, एनएनसी और जीएमसी, सीबीटी, एंड देन आइल्स है ऑब्वियसली, ये तीनों चीजों को पहले करके रखनी है, देन जॉब के लिए अप्लाई करके यहाँ पे वो आ ही सकते हैं। तो आई गेस काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे, आपने बहुत अपना बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे लोग जो इंडिया में है, जो अगर डॉक्टर या नर्सेज या किसी भी मेडिकल फील्ड से यूके में आके जॉब करना चाहते हैं, तो कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वो टारगेट कर सकते हैं, कैसे वो जॉब को दे सकते हैं। आपने एक इनसाइट दे दिया, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कैसे वो यूके की जॉब मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, एंड देन हो सकता है उनको मिल भी जाए और यूके आ भी जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपने जैसा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, एंड देन हमने कंपेयर कर लिया इंडिया वर्सेस यूके भी कंपेयर कर लिया थोड़ा थोड़ा। तो आई बिलीव जो लोग यूके आके सेटलमेंट का सोच रहे हैं, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, जो एक जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में बहुत पैसा मिल रहा है, जो कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, जो यूके आना चाहते हैं, उनके लिए एक हेल्पफुल होगी, उनको एक इंसाइट मिल जाएगा कि कैसे वो यूके आके सेटल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थैंक यू सो एक्सपीरियंस। मच।